हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सागर एंड वेलकम बैक टू द परचम। आज हम चैप्टर 19 प्राइम मिनिस्टर, चैप्टर 20 सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चैप्टर 21 कैबिनेट कमेटी पे बेस्ड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। सबसे पहले हम देखते हैं अपना प्रीवियस डे क्वेश्चन। सो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी था एंड हर एक इंसान ने लगभग सही आंसर दिया है। सो क्वेश्चन क्या था? Who was the first vice president of India? Option A B D Jetty, option B V V Giri, option C M Hidayatullah, option D Dr. S Radhakrishnan. So इसका सही आंसर with no doubt डॉक्टर सर्वपाली राधाकृष्णन है और ये उनकी इमेज है ना। और इन्हीं के बर्थडे के दिन हम टीचर्स डे भी बनाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के क्वेश्चंस के साथ। सो पहला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर गेट्स सैलरी इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ अ, यानी जो प्रधानमंत्री की जो वेतन होता है वो किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी गवर्नर, ऑप्शन सी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन डी वाइस प्रेसिडेंट। ये थोड़ा लॉजिक वाला क्वेश्चन है, सो आराम से इसका आंसर देना। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो प्रधानमंत्री का वेतन होता है वो संसद के सदस्य के बराबर होता है। इसके अलावा उन्हें अलग से सैंक्चुअरी अलाउंस, फ्री एकोमोडेशन, ट्रैवलिंग अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है। एंड प्राइम मिनिस्टर की सैलरी पार्लियामेंट के मेंबर के बराबर इस कारण होती है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अल्टीमेटली एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होता है। हालांकि एक ऐसा इंडिविजुअल भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के लिए, बट उसकी भी सैलरी पार्लियामेंट के मेंबर के बराबर ही होगी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सेकेंड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, प्राइम मिनिस्टर शुड डेफिनेटली बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी कि जो प्रधानमंत्री हैं भारत के उनको निश्चित रूप से लोकसभा का सदस्य होना पड़ेगा, लोअर हाउस का सदस्य होना पड़ेगा। सेकेंड, प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड्स पर्सन हु कैन बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट उन लोगों को मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट करता है जिनका नाम उनको प्राइम मिनिस्टर द्वारा दिया जाता है। अब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ सही है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन डी नीदर 1 नॉर 2। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 ओनली। क्यों? क्योंकि जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो लोकसभा का भी मेंबर हो सकता है, राज्यसभा का भी मेंबर हो सकता है, यहां तक कि अगर वो पार्लियामेंट का मेंबर ही नहीं है ना तब भी वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के लिए। ऐसे 3 प्राइम मिनिस्टर्स हमारे देश में रहे हैं जो राज्यसभा के मेंबर थे, जैसे कि एच डी देवगौड़ा, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी। ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो अपने मन से तो मिनिस्टर को नहीं चुन लेता, वो प्राइम मिनिस्टर जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे लोगों को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देता है मिनिस्टर के रूप में, है ना। थर्ड, which of the following article deals with the principles of parliamentary system of government? So यहाँ आपको 4 ऑप्शंस हैं, आर्टिकल 1 to 2, आर्टिकल 14 to 15, आर्टिकल 50 to 51, आर्टिकल 74 to 75। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा लेख, कौन सा अनुच्छेद संसदीय प्रणाली के सिद्धांतों से संबंधित है। ठीक है। इसका आंसर आप तभी दे पाओगे जब आपने जो है आर्टिकल्स को थोड़ा बहुत याद किया हो, और या फिर आपको थोड़ा बहुत लॉजिक हो, क्योंकि लॉजिक से भी इसको आराम से सॉल्व किया जा सकता है। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 74 टू 75। अब आर्टिकल 74 में क्या लिखा है? आर्टिकल 74 इट डील्स, वो कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। एंड आर्टिकल 75 में कुछ और प्रोविजंस की बात की गई है विथ रिगार्ड टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एंड आर्टिकल 1 और 2 की बात करें तो वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज से डील करते हैं। आर्टिकल 14 एंड 15, आर्टिकल 14 तो अपना इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इससे डील करता है, और आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन से। आर्टिकल 50 एंड 51 की बात करें तो 50 डील करता है सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी से, एंड 51 इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से, है ना। सो इजी है, बहुत इजी है। इतने आर्टिकल्स तो कम से कम आप याद रख सकते हो। आई बिलीव कि हर एक इंडिविजुअल को कम से कम 51 ए तक आर्टिकल्स तो याद ही याद होने चाहिए।
क्योंकि 51A तक जितने भी आर्टिकल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये आर्टिकल्स आपको मेंस में भी यूज आएंगे आंसर्स में अट्रैक्टिव बनाने के लिए, आंसर्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। फोर्थ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कैबिनेट। सो यहाँ प्लीज आप कैबिनेट लगा लो। इट इज द चीफ क्राइसिस मैनेजर, यानी कि जो कैबिनेट होती है वो चीफ क्राइसिस मैनेजर होती है। सेकंड, इट इज द चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो ये चीजें दोनों के दोनों किसके रिगार्ड में पूछ रहा है, कैबिनेट के रिगार्ड में, ठीक है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। और ये कैबिनेट होती क्या है कि जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं जैसे कि होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये सब की जो मीटिंग्स होती हैं और ये जो पूरी बॉडी बनती है उसको क्या बोलते हैं, कैबिनेट। कैबिनेट जो है हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है इंडिया में, और ये जो है चीफ क्राइसिस मैनेजर होती है, और ये चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। फिर अब कैबिनेट की विशेषताएं और कई सारी हैं, जैसे कि इट इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, इट इज द चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी, वो एक सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है इंडिया की, इट इज द चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज एन एडवाइजरी बॉडी टू द प्रेसिडेंट, इट इज द चीफ क्राइसिस मैनेजर, it deals with all major legislative and financial matters, it exercises control over higher appointments, it deals with all foreign policies and foreign affairs। So कई सारे फीचर्स हैं कैबिनेट के, प्राइमरली ये 9 फीचर हैं, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिफ्थ, हु इज द चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी। अब बहुत सारी कमेटी होती हैं, तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी में कमेटी के चेयरमैन कौन होते हैं, इस कमेटी के चेयरमैन कौन होते हैं ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। तो इसका सही आंसर है होम मिनिस्टर। एंड बाकी की जो 3 इंपॉर्टेंट, प्राइमरली 4 ही इंपॉर्टेंट कमिटीज होती हैं कैबिनेट की, पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी जिसके चेयरमैन है होम मिनिस्टर, तो ऑप्शन भी सही है। और बाकी 3 कौन सी है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी, अपॉइंटमेंट्स कमेटी, और इन तीनों के चेयरमैन कौन होते हैं, माननीय प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। सो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सिक्स्थ, which article of the Indian Constitution deals with collective responsibility of Council of Ministers to लोक सभा। यानी कि जो भारतीय संविधान है उसका कौन सा अनुच्छेद लोकसभा के लिए मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी से संबंधित है। ऑप्शन ए आर्टिकल 75, ऑप्शन बी आर्टिकल 110, ऑप्शन सी आर्टिकल 112, ऑप्शन डी आर्टिकल 123। सो इसका सही आंसर आपको बताना है, एंड इसका सही आंसर है आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 में क्लियरली लिखा है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा, ठीक है। सो सही आंसर है ऑप्शन ए। सेवेंथ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट्स हैं, आपको ये बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला, नेचर ऑफ एडवाइस टेंडर्ड बाय मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी इंक्वायर्ड बाय एनी कोर्ट। यानी कि जो मंत्री हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की प्रकृति की जांच की, किस तरह की सलाह वो दे रहे हैं, उसकी जांच कोई भी न्यायालय, कोई भी कोर्ट नहीं कर सकता। सेकंड, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जो भी सरकार के कार्यकारी कार्य हैं वो सारे के सारे भारत के राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। अब आपको ये बताना है कि करेक्ट क्या है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नीदर 1 nor 2। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, क्योंकि पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। प्रेसिडेंट को कुछ भी एडवाइस मिनिस्टर दे रहे हैं उनको इंक्वायर कोर्ट नहीं कर सकता। और ये जो चीज है वो कहाँ लिखी है, आर्टिकल 74 में। और ये सारी चीजें इंश्योर करती हैं a confidential and a intimate relation between the president and the council of minister। सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा सही है, क्योंकि जितनी भी एक्शंस होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, भारत सरकार के, वो सारे के सारे राष्ट्रपति के नाम पे लिए जाते हैं, और ये चीज लिखी है आर्टिकल 77 में। 8th क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ, यानी प्रधानमंत्री किस किस के अध्यक्ष होते हैं, नीति आयोग, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद। आपको सही आंसर बताना है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 1 and 2 ओनली,
ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होते हैं वो नीति आयोग, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, चारों के वो चेयरमैन होते हैं। ठीक है, सो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। 9th क्वेश्चन, इफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज बिलोंग टू द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि अगर प्रधानमंत्री जो है वो भारत के वो अपर हाउस से बिलोंग करते हैं, यानी कि वो राज्यसभा के मेंबर हैं, तब he will not be able to vote in his favor in the event of a no confidence motion, यानी कि ऐसी सिचुएशन में वो अपने फेवर में वोट नहीं कर पाएंगे इन अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। सेकंड, he will not be able to speak on the budget in the lower house, यानी कि लोअर हाउस में जब उनकी सरकार बजट पेश करेगी तब वो बोल नहीं पाएंगे लोकसभा में। तीसरा, he can make statement only in the upper house, वो केवल और केवल अपने व्यूज अपर हाउस यानी कि राज्यसभा में रख पाएंगे। चौथा, he was to become a member of lower house within 6 months after being sworn in, यानी कि जब उनकी ओथ हो जाए या फिर अफर्मेशन हो जाए तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर उनको लोअर हाउस यानी कि लोकसभा का मेंबर बनना पड़ेगा। सो इन चारों में से क्या चीजें होंगी जब प्राइम मिनिस्टर जो है अपर हाउस का मेंबर है। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 1997 में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, क्यों ऑप्शन ए? क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन कहां प्लेस किया जाता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल और केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अब यहां लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर अपर हाउस के मेंबर हैं, तो अगर वो अपर हाउस के मेंबर हैं तो लोकसभा के वो मेंबर नहीं है एंड वो अपने फेवर में नो कॉन्फिडेंस मोशन में वोट नहीं कर पाएंगे। सो पहला स्टेटमेंट हमारा आंसर है। दूसरा, ही विल नॉट बी एबल टू स्पीक ऑन द बजट इन द लोअर हाउस, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि वो स्पीक कर सकते हैं और ये चीज लिखी है आर्टिकल 88 में। इनफैक्ट कोई भी मिनिस्टर हो, बीट प्राइम मिनिस्टर, बीट होम मिनिस्टर, बीट डिफेंस मिनिस्टर, चाहे वो किसी का भी मेंबर हो, वो दोनों के दोनों हाउस में अपने व्यूज रख सकता है। ही कैन मेक स्टेटमेंट ओनली इन द अपर हाउस, ये भी गलत है। ही वॉज टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोअर हाउस विद इन 6 months, ये भी गलत है। किसी भी हाउस का मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पूछा था कि अपर हाउस का मेंबर हो तो स्पेसिफिकली क्या होगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक, 10th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पेयर। सो ये एक मैच द फॉलोइंग टाइप वाला क्वेश्चन है। ऑन वन साइड वी हैव मोरारजी देसाई, एच.डी. देवगौड़ा, नरेंद्र मोदी, चरण सिंह। ऑन द अदर साइड वी हैव उत्तर प्रदेश, बॉम्बे स्टेट, कर्नाटक, गुजरात। सो आपको रिलेट करना है कि कौन से प्रधानमंत्री किस स्टेट से रिलेटेड है। सो मैं 10 सेकेंड दे रहा हूं, आप अच्छे से क्वेश्चन को देखो एंड सही आंसर डिसाइड करो। ठीक है, सो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि मोरारजी देसाई जो थे वो बॉम्बे स्टेट के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे। प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले वो बॉम्बे के चीफ मिनिस्टर थे। पहले क्या था कि महाराष्ट्र और गुजरात एक स्टेट था। ठीक है, लेटर ऑन जो है बॉम्बे को डिवाइड कर दिया गया था और एक बन गया महाराष्ट्र और दूसरा बन गया गुजरात। ठीक, एच.डी. देवगौड़ा प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर थे। नरेंद्र मोदी एवरीवन नोस कि वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे एंड चरण सिंह वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, है ना। और भी दो प्राइम मिनिस्टर्स ऐसे थे जो पहले चीफ मिनिस्टर थे, जैसे कि वीपी सिंह वो यूपी के चीफ मिनिस्टर थे। पीवी नरसिम्हा राव द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम साउथ इंडिया, वो कहाँ के थे? वो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे। सो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, इससे एमसीक्यूज इजीली फ्रेम किया जा सकता है। 11th, अब ये क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को 2007 में पूछा था। असर्शन क्या है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द यूनियन ऑफ इंडिया इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल बोथ टू द लोकसभा एंड राज्यसभा, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो लोकसभा को भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राज्यसभा को भी। रीजन क्या दिया हुआ है कि जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के दोनों मेंबर्स जो है मिनिस्टर्स बन सकते हैं यूनियन गवर्नमेंट के। अब आपको बताना है कि सही ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और जो रीजन दिया गया है
वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। दूसरा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट जो रीजन है असर्शन का वो सही नहीं है। सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। सो सही क्या है वो आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। ए क्यों फॉल्स है? क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो केवल और केवल किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं? लोकसभा को, एंड ना कि राज्यसभा को। और रीजन तो सही है, क्योंकि जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो दोनों के दोनों ही मिनिस्टर्स के रूप में अपॉइंट किए जा सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि प्राइम मिनिस्टर उनका नाम रिकमेंड कर दे प्रेसिडेंट। 12th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पेयर। सो ये एक मैच द फॉलोइंग टाइप वाला क्वेश्चन है। On one side we have Article 74, Article 75, Article 78, Article 14. On the other side we have duty of Prime Minister, Council of Minister to aid and advise President, collective responsibility of Minister to Lok Sabha, right to equality. So आपको सही पेयर डिसाइड करना है, ठीक है। सो आप अच्छे से क्वेश्चन को देखो एंड सही पेयर डिसाइड करो। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि जो आर्टिकल 74 है वो डील करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। आर्टिकल 74 में ये लिखा है कि माननीय राष्ट्रपति को एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए। आर्टिकल 75 इट डील्स विद कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर टू लोकसभा। इसके अलावा भी कई चीजों से डील करता है आर्टिकल 75, बट सबसे बड़ी चीज क्या है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। आर्टिकल 78 में प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं वो पॉइंटेड आउट है, एंड आर्टिकल 14 एवरीवन नोस राइट टू इक्वालिटी से डील करता है। सो ऑप्शन बी हमारा सही है, यानी कि 1 का बी, 2 का सी, 3 का ए एंड 4 का डी। अब आर्टिकल 17 में क्या क्या ड्यूटीज होती हैं प्राइम मिनिस्टर की, उनको थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। पहली ड्यूटी क्या है? टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन। यानी कि प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को हर एक चीज बतानी चाहिए रिगार्डिंग द डिसीजंस दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज टेकिंग, ठीक है। सेकेंड ड्यूटी क्या है? To furnish such information relating to the administration of the affairs of the union and proposals for legislation as the president may call. So दूसरी ड्यूटी ये है कि जब कभी प्रेसिडेंट किसी इंफॉर्मेशन की डिमांड करे तो वो सारी इंफॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर को प्रोवाइड करनी चाहिए प्रेसिडेंट को विदाउट एनी डिले। थर्ड ड्यूटी क्या है? If the president so requires to submit for the consideration of the council of minister any matter on which a decision has been taken by a minister but which has not been considered by the council। यानी कि अगर कोई मिनिस्टर है, उसने कोई डिसीजन लिया, लेकिन प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि इस डिसीजन को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिस्कस करना चाहिए, कैबिनेट को इस डिसीजन को एक बार रिव्यू करना चाहिए, इसके बाद ही कुछ फाइनली डिसाइड करना चाहिए। तो ऐसा अगर प्रेसिडेंट बोले तो प्राइम मिनिस्टर को उस डिसीजन के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीट बुलवानी पड़ेगी। सो ये होती है 3 ड्यूटीज हमारे प्राइम मिनिस्टर की। अब 13th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू कैबिनेट कमेटी। पहला, दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन इमर्जेंस। सेकंड, दे आर सेटअप बाय द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि इनकी जो स्थापना होती है वो प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। अब करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये डिसाइड करना है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नीदर 1 नॉट 2। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 ओनली, क्योंकि विथ नो डाउट कैबिनेट कमेटी का जो उल्लेख है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं मिलता। दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनको सेटअप कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। इनफैक्ट कैबिनेट कमेटी का कोई भी मेंबर हो सकता है, भले ही कैबिनेट कमेटी का नाम कैबिनेट कमेटी है, बट केवल और केवल कैबिनेट मिनिस्टर्स इसके मेंबर नहीं होते, कोई भी इंडिविजुअल इसका मेंबर हो सकता है, प्रोवाइडेड दैट कि प्राइम मिनिस्टर ने उसको अपॉइंट किया हो या फिर नॉमिनेट किया हो, ठीक है। सो ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 ओनली हमारा सही है। 14th, द वर्ड कैबिनेट, यानी कि जो शब्द है कैबिनेट वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा भारतीय संविधान में ऐड किया गया था? ए, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, बी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, सी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, बी डी 52nd अमेंडमेंट 1985। सो इसका सही आंसर है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। और ये जो वर्ड है कैबिनेट,
केवल और केवल एक आर्टिकल में मेंशन है और उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 352 जो कि डील करता है नेशनल इमरजेंसी के साथ। एंड यहाँ भी कैबिनेट वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया है, केवल और केवल इतना लिखा गया है कि जब कभी भी नेशनल इमरजेंसी लगानी हो तब क्या करना है कि कैबिनेट को एक रिटन रिकमेंडेशन देनी पड़ेगी प्रेसिडेंट को। बोलने से काम नहीं चलेगा, रिटन लिख के देना पड़ेगा कि इमरजेंसी लगाओ। ठीक है। 15th, who acts as the principal channel of communication between the president and the council of minister? यानी कि जो राष्ट्रपति होते हैं, जो मंत्रिपरिषद होता है, उनके बीच संचार के माध्यम के रूप में कौन कार्य करता है? ऑप्शन ए वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी कैबिनेट सेक्रेटरी, ऑप्शन डी लोकसभा स्पीकर। इसका आंसर मैंने जो है प्रीवियस क्वेश्चंस में इनडायरेक्ट वे में दे दिया है। सो इसका आंसर आपसे अगर बन रहा हो, अगर आप गेस कर पा रहे हो, सो इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताना। सो इस तरीके से खत्म होते हैं हमारे आज की 15 क्वेश्चंस। आपसे कितने बने आप हमें कमेंट करके बताना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 22 यानी कि पार्लियामेंट पे बेस्ड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। एंड वन मोर थिंग कि पार्लियामेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरी की पूरी बुक का, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस पार्लियामेंट पे यूपीएससी पूछता है। सो इस कारण हम पार्लियामेंट पे बेस्ड एमसीक्यूज के 3 लेक्चर्स लाएंगे। ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट बाय बाय एंड थैंक यू, कीप वॉचिंग।